अध्याय 1 अपहरण। पूरा मामला रहस्य में डूबा हुआ है, डी अर्नोट ने कहा। मेरे पास सबसे अच्छे स्रोत से यह बात है कि न तो पुलिस और न ही जनरल स्टाफ के विशेष एजेंटों को इस बात का जरा भी अंदाजा है कि यह सब कैसे पूरा हुआ। उन्हें बस इतना पता है, जो कोई भी जानता है, वह ये है कि निकोलस रोकोफ भाग गया है। जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, जिन्हें वानरों का टार्जन कहा जाता था, पेरिस में अपने मित्र लेफ्टिनेंट पॉल डी अर्नोट के अपार्टमेंट में चुपचाप बैठे थे तथा उनके बेदाग बूट के पंजे को ध्यान से देख रहे थे। उनके दिमाग में अनेक यादें घूम रही थीं, जिनमें उनके कट्टर दुश्मन का फ्रांसीसी सैन्य जेल से भाग जाना भी शामिल था, जहां उसे एक कपी मानव की गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने सोचा कि रोकोफ एक बार अपनी मृत्यु के लिए किस हद तक जा चुका था, और उसने महसूस किया कि उस आदमी ने जो कुछ किया था, वह निस्संदेह उस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं होगा जो वह अब फिर से स्वतंत्र होने पर करना चाहेगा और करने की योजना बनाएगा। टार्जन हाल ही में अपनी पत्नी और नवजात बेटे को लेकर लंदन आया था, ताकि वह उजरी में अपनी विशाल संपत्ति पर वर्षा ऋतु की असुविधाओं और खतरों से बच सके। ये भूमि क्रूर वज़ीरी योद्धाओं की भूमि थी, जिनके विस्तृत अफ्रीकी क्षेत्रों पर कभी वानर मानव का शासन था। वह अपने पुराने मित्र से संक्षिप्त मुलाकात के लिए चैनल पार गया था, लेकिन रूसी के भागने की खबर ने पहले ही उसकी यात्रा पर ग्रहण लगा दिया था, इसलिए यद्यपि वह अभी अभी पहुंचा था, फिर भी वह तुरंत लंदन लौटने के बारे में सोच रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए डरता हूँ, पॉल, उसने आखिरकार कहा। अतीत में कई बार मैंने रोकोफ के मेरे जीवन पर होने वाले मंसूबों को विफल किया है, लेकिन अब विचार करने के लिए दूसरे लोग हैं। जब तक मैं उस आदमी को गलत नहीं समझ लेता, वह सीधे मुझ पर हमला करने की बजाय मेरी पत्नी या बेटे के जरिए मुझ पर हमला करेगा, क्योंकि उसे निस्संदेह यह एहसास है कि किसी और तरीके से वो मुझे इससे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मुझे तुरंत उनके पास वापस जाना चाहिए और तब तक उनके साथ रहना चाहिए जब तक रोकोफ को फिर से पकड़ नहीं लिया जाता या वह मर नहीं जाता। जब ये दोनों पेरिस में बात कर रहे थे, तब लंदन के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में दो अन्य लोग आपस में बात कर रहे थे। दोनों ही काले, भयावह दिखने वाले आदमी थे। एक दाढ़ी वाला था, लेकिन दूसरा, जिसके चेहरे पर लंबे समय तक घर के अंदर रहने के कारण पीलापन था, उसके चेहरे पर कुछ दिनों की काली दाढ़ी उगी हुई थी। ये वही था जो बोल रहा था। तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवानी ही होगी, एलेक्सिस, उसने अपने साथी से कहा। इससे वह तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। हमें 1 घंटे में यहीं से विदा होना है, और जब हम किनकिड के डेक पर फिर मिलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ 2 सम्मानित मेहमान होंगे, जिन्हें हमारे द्वारा उनके लिए तय की गई सुखद यात्रा का थोड़ा भी अनुमान नहीं है। 2 घंटे में मैं उनमें से एक के साथ डोवर के लिए रवाना हो जाऊंगा, और कल रात तक, यदि आप मेरे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं, तो आपको दूसरे के साथ पहुंचना चाहिए, बशर्ते कि वह जितनी जल्दी हो सके लंदन लौट आए, जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। मेरे प्यारे एलेक्सिस, हमारे प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए लाभ और आनंद दोनों के साथ साथ अन्य अच्छी चीजें भी होनी चाहिए। फ्रांसीसी लोगों की मूर्खता के कारण वे इतने दिनों तक मेरे भागने के तथ्य को छिपाने के लिए इतनी हद तक चले गए हैं कि मुझे हमारे छोटे से साहसिक कार्य के हर विवरण को इतनी सावधानी से तैयार करने का पर्याप्त अवसर मिला है कि हमारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाली थोड़ी सी भी बाधा की संभावना नहीं है। और अब अलविदा और शुभकामनाएं। 3 घंटे बाद एक संदेशवाहक लेफ्टिनेंट डी अर्नोट के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ा। लॉर्ड ग्रास्टोक के लिए एक तार, उसने उस नौकर से कहा जिसने उसका बुलावा उत्तर दिया था। क्या वह यहाँ है? उस व्यक्ति ने सकारात्मक उत्तर दिया और संदेश के लिए हस्ताक्षर करते हुए उसे टार्जन के पास ले गया, जो पहले से ही लंदन के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहा था। टार्जन ने लिफाफा फाड़ दिया और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसे पढ़ो, पॉल, उसने कागज की पर्ची डी अर्नोट को थमाते हुए कहा। ये पहले ही आ चुकी है। फ्रांसीसी ने टेलीग्राम लिया और पढ़ा। जैक को नए नौकर की मिलीभगत से बगीचे से चुराया गया है। तुरंत आओ, जेन। जैसे ही टार्जन उस गाड़ी से कूदा जो उसे स्टेशन पर मिली थी और अपने लंदन स्थित घर की ओर भागा,
दरवाजे पर उसे एक सूखी आंखों वाली लेकिन लगभग उन्मत्त महिला मिली। जेन पोर्टर क्लेटन ने जल्दी से वह सब बता दिया जो उसे लड़के की चोरी के बारे में पता चला था। बच्चे की नज़र उसे धूप में घर के सामने टहलाते हुए ले जा रही थी, तभी सड़क के कोने पर एक बंद टैक्सी आकर रुकी। महिला ने गाड़ी पर बस सरसरी तौर पर ध्यान दिया था, बस ये देखा कि उसमें कोई यात्री नहीं बैठा है, बल्कि मोटर चालू करके फुटपाथ पर खड़ी थी, मानो वह उस घर से किराया लेने का इंतजार कर रही हो जिसके सामने वह रुकी थी। लगभग तुरंत ही नया हाउसमैन कार्ल ग्रस्टोक घर से दौड़ता हुआ आया और कहा कि लड़की की मालकिन उससे कुछ देर बात करना चाहती है और जब तक वह वापस नहीं आती उसे छोटे जैक को उसकी देखभाल में छोड़ना होगा। महिला ने कहा कि जब तक वह घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गई तब तक उसे उस आदमी के इरादों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। जब उसे चेतावनी देने का विचार आया कि वह गाड़ी को इस तरह न मोड़े कि सूरज की रोशनी बच्चे की आंखों में न पड़े। जैसे ही वो उसे यह कहने के लिए मुड़ी, उसे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वह तेजी से गाड़ी को कोने की ओर ले जा रहा था और उसी समय उसने टैक्सी का दरवाजा खुला देखा और एक क्षण के लिए छेद में एक सांवला चेहरा दिखाई दिया। सहज ही बच्चे पर आए खतरे का आभास उसके मन में हुआ और वह चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और टैक्सी की ओर बढ़ी, जिसमें काला बच्चे को अंदर बैठे काले व्यक्ति को सौंप रहा था। गाड़ी के पास पहुंचने से ठीक पहले कार्ल अपने साथी के बगल में कूद गया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी समय ड्राइवर ने अपनी मशीन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, जैसे कि गियर ने मेल खाने से इनकार कर दिया था और इस वजह से हुई देरी, जबकि उसने लीवर को रिवर्स में धकेल दिया और कार को कुछ इंच पीछे कर दिया और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे नर्स को टैक्सी के किनारे पहुंचने का समय मिल गया। रनिंग बोर्ड पर छलांग लगाते हुए उसने अजनबी की बाहों से बच्चे को छीनने का प्रयास किया था और यहाँ चिल्लाते और लड़ते हुए वह टैक्सी के चलने के बाद भी अपनी स्थिति से चिपकी रही थी और जब तक मशीन अच्छी गति से ग्रस्टोक निवास से नहीं गुजरी तब तक कार्ल ने उसके चेहरे पर जोरदार वार करके उसे फुटपाथ पर गिराने में सफलता नहीं पाई थी। उसकी चीखें सुनकर आसपास के घरों से नौकर और परिवार के सदस्य, साथ ही ग्रस्टोक के घर से भी लोग आ गए थे। लेडी ग्रस्टोक ने लड़की की बहादुरी भरी लड़ाई देखी थी और उसने खुद भी तेजी से गुजर रहे वाहन तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये सब कुछ था जो किसी को भी पता था और न ही लेडी ग्रस्टोक ने साजिश के मूल में मौजूद व्यक्ति की संभावित पहचान के बारे में सोचा था, जब तक कि उसके पति ने उसे फ्रांसीसी जेल से निकोलस रोकोव के भागने के बारे में नहीं बताया, जहां उन्हें उम्मीद थी कि वह स्थायी रूप से बंद रहेगा। जब टार्ज़न और उसकी पत्नी सबसे बुद्धिमानी भरा रास्ता अपनाने की योजना बना रहे थे, तभी उनके दाहिनी ओर स्थित लाइब्रेरी में टेलीफोन की घंटी बजी। टार्ज़न ने तुरंत व्यक्तिगत रूप से कॉल का जवाब दिया। लॉर्ड ग्रस्टोक, लाइन के दूसरे छोर पर एक आदमी की आवाज़ ने पूछा। हाँ, तुम्हारा बेटा चुराया गया है, आवाज़ ने आगे कहा, और मैं ही उसे वापस पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसे ले जाने वालों की साजिश से वाकिफ हूँ। असल में मैं भी इसमें शामिल था और इनाम में हिस्सा पाने वाला था, लेकिन अब वे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे समझौता करने के लिए मैं उसे वापस पाने में तुम्हारी मदद करूँगा, इस शर्त पर कि तुम अपराध में मेरी भूमिका के लिए मुझ पर मुकदमा नहीं चलाओगे। तुम क्या कहते हो? यदि आप मुझे वहां ले चले जहां मेरा बेटा छिपा है, बंदर आदमी ने उत्तर दिया, तो आपको मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे ने उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने अकेले ही आना होगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा करना ही काफ़ी है। मैं दूसरों को अपनी पहचान जानने की अनुमति देने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं आपसे कहाँ और कब मिल सकता हूँ? टार्ज़न ने पूछा। दूसरे ने डोवर के तट पर स्थित एक सार्वजनिक घर का नाम और स्थान बताया था, एक ऐसा स्थान जहां नाविक अक्सर आते थे। आओ, उसने निष्कर्ष निकाला, आज रात 10 बजे के करीब। पहले आना कोई फायदा नहीं होगा। इस बीच तुम्हारा बेटा काफी सुरक्षित रहेगा और फिर मैं तुम्हें गुप्त रूप से वहां ले जा सकता हूं जहां वह छिपा हुआ है। लेकिन अकेले आना सुनिश्चित करो और किसी भी परिस्थिति में स्कॉटलैंड यार्ड को सूचित मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और तुम पर नजर रखूंगा।
यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ आए या मुझे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे जो पुलिस का एजेंट हो, तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा और आपके बेटे को वापस पाने का आपका आखिरी मौका भी चला जाएगा। बिना कुछ और बोले उस आदमी ने फोन बंद कर दिया। टार्ज़न ने बातचीत का सार अपनी पत्नी को दोहराया। उसने उसके साथ चलने की अनुमति मांगी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि ऐसा करने से टार्ज़न के अकेले न आने पर वो उनकी मदद करने से इनकार करने की धमकी को पूरा कर सकता है, और इसलिए वे अलग हो गए। उसने डोव की ओर तेजी से जाने को कहा और उसने घर पर तब तक इंतजार करने को कहा जब तक कि वो उसे अपने मिशन के परिणाम के बारे में सूचित न कर दे। दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि दोबारा मिलने से पहले उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना होगा या फिर कितनी दूर की यात्रा करनी होगी, लेकिन इसकी आशा क्यों की जाए। बंदर आदमी के चले जाने के 10 मिनट बाद तक जेन क्लेटन बेचैनी से लाइब्रेरी के रेशमी कालीनों पर इधर उधर घूमती रही। उसका माँ का दिल अपने पहले बच्चे से दूर होने के कारण दुखी था। उसका मन आशाओं और आशंकाओं की पीड़ा में डूबा हुआ था। यद्यपि उसकी समझ उसे यह बताती थी कि यदि उसका टार्ज़न अकेले ही उस रहस्यमय अजनबी के बुलावे पर चला जाए तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु उसकी अंतर्ज्ञान उसे अपने पति और बेटे दोनों के लिए गंभीर खतरों के संदेह को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देता था। जितना ज्यादा वह इस मामले के बारे में सोचती, उतना ही उसे यकीन होता जाता कि हाल ही में आया ये टेलीफोन संदेश सिर्फ एक चाल हो सकती है ताकि जब तक लड़का सुरक्षित रूप से छिप न जाए या इंग्लैंड से बाहर न निकल जाए, तब तक उन्हें निष्क्रिय रखा जा सके। यह हो सकता है कि यह सिर्फ टार्ज़न को अडिग रोकोव के हाथों में फंसाने के लिए एक चारा हो। इस विचार के आते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह भयभीत हो गई। तुरंत ही यह बात उसके विश्वास में बदल गई। उसने लाइब्रेरी के कोने में टिक टिक करती बड़ी घड़ी पर नजर डाली। टार्ज़न को डोवर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि बाद में एक और ट्रेन आई जो उसे चैनल पोर्ट पर समय पर पहुंचाने वाली थी, ताकि वो उस पते पर पहुंच सके जो अजनबी ने उसके पति को नियत समय से पहले दिया था। अपनी नौकरानी और ड्राइवर को बुलाकर उसने तुरंत निर्देश जारी किए। 10 मिनट बाद उसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर ले जाया जा रहा था। उस रात 9:45 का समय था जब टार्ज़न डोवर के वाटर फ्रंट पर स्थित गंदे पब में दाखिल हुआ। जब वह बुरी गंध वाले कमरे में पहुंचा तो एक दबी हुई शख्सियत उसे छूती हुई सड़क की ओर चली गई। आइए मेरे महाराज, अजनबी ने फुसफुसाया। बंदर आदमी ने चक्कर लगाया और दूसरे बंदर के पीछे पीछे उस कम रोशनी वाली गली में चला गया, जिसे रीति रिवाज के अनुसार मुख्य मार्ग का खिताब दिया गया था। बाहर निकलकर वह आदमी अंधेरे में आगे बढ़ा, एक घाट के पास जहां ऊंची ऊंची गठरी, बक्से और पीपे रखे हुए थे, जिससे घना साया पड़ रहा था। यहाँ वह रुका। ग्रेस्टोक ने पूछा, लड़का कहाँ है? उस छोटे स्टीमर पर जिसकी रोशनी तुम दूर तक देख सकते हो, दूसरे ने उत्तर दिया। अंधेरे में टार्ज़न अपने साथी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वह पहले कभी नहीं देखा था। अगर उसे पता होता कि उसका मार्गदर्शक एलेक्सिस पॉलविच है, तो उसे पता चल जाता कि उस आदमी के दिल में सिर्फ विश्वासघात छिपा है और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। अब वो बिना सुरक्षा के है, रूसी ने आगे कहा। जो लोग उसे ले गए थे वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और चालक दल के कुछ सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें मैंने घंटों तक चुप रहने के लिए पर्याप्त जिन दिया है, किनकेड पर कोई नहीं है। हम जहाज पर जा सकते हैं, बच्चे को ले जा सकते हैं और बिना किसी डर के वापस आ सकते हैं। टार्ज़न ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तो फिर चलिए इस पर बात करते हैं। उसका गाइड उसे घाट के किनारे खड़ी एक छोटी नाव तक ले गया। दोनों आदमी उसमें सवार हो गए और पॉलविच तेजी से स्टीमर की ओर बढ़ा। उस समय उसके फनल से निकलने वाले काले धुएं ने टार्ज़न के दिमाग में कोई संकेत नहीं दिया। उसके सारे विचार इस उम्मीद में डूबे हुए थे कि कुछ ही पलों में वह फिर से अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में ले लेगा। स्टीमर के किनारे उन्हें एक बंदर सीढ़ी लटकती हुई मिली और वे दोनों चुपके से उस पर चढ़ गए। डेक पर पहुंचकर वे पीछे की ओर तेजी से बढ़े, जहां रूसी ने एक हैच की ओर इशारा किया था। लड़का वहां छिपा है, उसने कहा।
तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि उसके डर कर रोने की संभावना कम है, बजाय इसके कि वह खुद को किसी अजनबी की बाहों में पाले। मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। टार्ज़न बच्चे को बचाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने किनकेड के आसपास की सभी परिस्थितियों की विचित्रता के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हालांकि उसका डेक सुनसान था, उसमें भाप भर गई थी, और उसके फनल से निकलने वाले धुएं की मात्रा से वह चलने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन इस बात ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ये सोचकर कि वह एक पल में ही उस अनमोल छोटी सी मानवता को अपनी बाहों में समेट लेगा, वानर मानव नीचे अंधेरे में झूल गया। जैसे ही उसने हैच के किनारे से अपनी पकड़ ढीली की, भारी आवरण उसके ऊपर गिर पड़ा। तुरंत ही उसे एहसास हो गया कि वह एक साजिश का शिकार हो गया है, और अपने बेटे को बचाने के बजाय वह खुद अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गया है। हालांकि उसने तुरंत हैच तक पहुंचने और ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। माचिस जलाते हुए उसने अपने आसपास की जगह को देखा, पाया कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट मुख्य होल्ड से अलग कर दिया गया था, जिसमें उसके सिर के ऊपर की हैच ही प्रवेश या निकास का एकमात्र साधन थी। ये स्पष्ट था कि कमरे को उसके लिए एक कोठरी के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। डिब्बे में कुछ भी नहीं था, और कोई अन्य व्यक्ति भी उसमें नहीं था। यदि बच्चा किनकेड में था तो उसे कहीं और रखा गया था। 20 से ज्यादा सालों तक, बचपन से लेकर वयस्क होने तक, वानर मानव बिना किसी मानवीय संगति के अपने जंगली जंगलों में घूमता रहा। उसने अपने जीवन के सबसे संवेदनशील दौर में ये सीख लिया था कि वह अपने सुख और दुख को उसी तरह से ले जैसे जानवर लेते हैं। इसलिए वह न तो बहुत क्रोधित हुआ और न ही भाग्य के विरुद्ध चिल्लाया, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि किसी भी तरह से वह खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार था। इसके लिए उसने अपने जेल की सावधानीपूर्वक जांच की, इसकी दीवारों को बनाने वाले भारी तख्तों को परखा और अपने ऊपर हैच की दूरी नापी। और जब वह इस प्रकार व्यस्त था, तो अचानक उसे मशीनों का कंपन और प्रोपेलर की धड़कन महसूस हुई। जहाज चल रहा था, वो उसे कहाँ और किस नियति की ओर ले जा रहा था। और जब ये विचार उसके मन में आ रहे थे, इंजनों के शोर के ऊपर से उसके कानों में वह बात पड़ी, जिससे वह आशंका से कांप उठा। उसके ऊपर डेक से एक भयभीत महिला की चीख की स्पष्ट और तीखी आवाज गूंजी।